नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं किसानी एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर अनेकों जानकारियाँ। तो हमारे इसी कृषि दर्शन कार्यक्रम की श्रृंखला में आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा पहाड़ी एवं विदेशी सब्जियों के उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि। तो इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री संजय कुमार जी, जो मंडी ज़िले के प्रगतिशील किसान हैं। तो संजय कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियोज़ में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो संजय कुमार जी, जैसे हम बात करते हैं पहाड़ी और विदेशी सब्जियों की, तो उस पर इससे पहले कि हम विषय पे आएँ, तो उससे पहले अगर आप अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहें तो कृपया आप हमें परिचय दें अपना हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो दूरदर्शन के सम्मानीय दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं संजय कुमार, ब्लॉक धनोटू, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से एक किसान हूँ। जी, तो आपकी शिक्षा के बारे में बताएंगे, कहाँ से अभी? जहाँ तक मेरी शिक्षा का संबंध है, मैंने हिमाचल प्रदेश किसी विश्वविद्यालय से एम.कॉम तक की पढ़ाई की है। उसके पश्चात में मैंने 5-7 साल तक विदेश में कार्य किया और 2014 में अंत में मैं वापिस आया और उसके बाद मैंने खेतीबाड़ी की तरफ रुख किया। हाँ, जो खेतीबाड़ी की तरफ आप कह रहे हैं कि रुख किया, तो वो रुझान कैसे हुआ आपका? क्योंकि जो पढ़ा लिखा युवा है, आपके समय में भी रहा होगा, तो लोगों में ये रुझान रहता है कि वो सरकारी नौकरी में जाएं या किसी नौकरियों में जाएं, प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र में। तो आपका रुझान कैसे बना कृषि की ओर? वास्तव में हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, वो खेतीबाड़ी का काम करते थे। पर कहीं ना कहीं वो लोग जो पारंपरिक फसलें हैं, जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, उस तरफ उनका ज़्यादा उस समय ये रहता था। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही मैंने उनको खेतीबाड़ी करते देखा था। तो पढ़ाई के साथ साथ हम भी उनका कृषि कार्यों में हाथ बटाते थे। परंतु जैसे धीरे धीरे जो हमें लगा कि आज का जो समय है वो कैश क्रॉप्स का है, नकदी फसलों का है, तो धीरे धीरे हम सब्जियों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। तो जैसे ही मैं विदेशों में था तो मैंने ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे जिन पे काम करके अच्छी खासी आय अर्जित की जा सकती थी। और वहाँ से जैसे ही मैं घर आया तो मैंने अपने परिवार की सहायता से और कृषि विज्ञान केंद्र मंडी की वैज्ञानिकों के परामर्श से एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया कैश क्रॉप्स का, जो कि आज अच्छी तरह से मैं काम कर रहा हूँ और इसमें आय भी है और सम्मान भी है। जी, तो जैसे हम विषय में, हमारा आज का विषय है पहाड़ी और विदेशी जो सब्जियां हैं, तो इसमें मुख्य अंतर क्या होते हैं? पहाड़ी और विदेशियों को हम जैसे वर्गीकरण करें तो किस तरह की सब्जियां रहती हैं इसमें? जहाँ तक पहाड़ी और विदेशी सब्जियों का संबंध है, दोनों ही सब्जियाँ एक तो आपस में इनका अपना अपना महत्व है और दूसरा इनका आपस में एक बहुत अच्छा तालमेल है। क्योंकि जो हमारा प्रदेश है वो एक ठंडा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ की जलवायु जो है ठंडी रहती है और विदेशी सब्जियाँ जैसे होती है, विदेशों में भी ठंडा वातावरण रहता है। तो इन दोनों का जो विदेशों में सब्जियाँ होती है वो हमारे यहाँ पर आराम से उगाई जा सकती है। तो इस तरीके से दोनों का अपना अपना महत्व भी है और वातावरण एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर होती भी है और इसके लिए आजकल डिमांड भी है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि लोकल फॉर वोकल, कि लोकल माल चले, लोकल बिके। हाँ, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, सेहत के लिए भी अच्छा हो, हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा हो। तो इस तरीके से जो लोकल चीज़ें तैयार है उनकी एक डिमांड भी बढ़ रही है। और विदेशी, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो विदेशी सब्जियों का भी जो बाज़ार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम दोनों प्रकार की सब्जियों पर कार्य कर रहे हैं और इसके अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिल भी रहे हैं। जी, तो मतलब आपने कहा कि जैसे विदेशी सब्जियां तो हमारी जलवायु के अनुकूल हैं, तो इस वजह से उन्हें भी हम साथ साथ में यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनको वातावरण अनुकूल मिल रहा है। बिल्कुल। तो जब हम बात करेंगे सर इनकी, जैसे हम बीज की बात करते हैं कि बुआई हमें करनी है, तो उसमें खेत को हम तैयार कैसे करते हैं बुआई के लिए? क्या कोई अलग विधियाँ रहती है पहाड़ी और जो आपकी विदेशी किस्में हैं, कि सेम रहता है दोनों के लिए? बिल्कुल, इसका जो होता है जैसे सीरियल क्रॉप में तो हम लोग पहले उसमें एक आधी बुआई करके खेत की बुआई शुरू कर देते हैं हल चला करके। लेकिन जहाँ तक सब्जियों का संबंध है, इसमें एक या दो बुआई जो है हल चलाना पड़ता है, 1-2 बार प्लोइंग उसमें करनी पड़ती है खेत में। खेत एक बराबर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई जैसा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, मिट्टी या जो पानी वगैरह उसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जो खेत जो है वो पूरी तरह से पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही इसकी प्लांटेशन करते हैं। और जहाँ तक सब्जियों का संबंध है तो इसमें तो पहले नर्सरी तैयार होती है, उसके बाद प्लांटेशन का कार्य किया जाता है। जी,
तो इसके लिए जैसे हम मृदा की भी बात करते हैं, खेत तो हम तैयार करेंगे, पर कौन से टाइप की जो मृदाएं होती हैं किसमें ये उगती हैं ये वाली सब्जियां? जो हम पहाड़ी की भी बात करें या फिर जो विदेशी किस्में भी हैं, तो उनके लिए किस तरह की मृदा की आवश्यकता है? जहाँ तक मृदा का संबंध है, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ है जी, है ना। इसमें किसी भी प्रकार की हमारी देसी सब्जी हो या विदेशी सब्जी हो, इसमें बहुत अच्छा उत्पादन आता है। यहाँ की जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, अच्छा उत्पादन आता है। बस आपको उसमें थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ आप इसमें नर्सरी तैयार करिए और प्लांटेशन, ज़मीन तैयार करके प्लांटेशन करिए। अदरवाइज़ सबसे अच्छी जो भूमि होती है वो दोमट भूमि होती है जिसमें सब्जियों के लिए। जी, तो जब हम मृदा की हमने बात कर ली, तो उसके बाद जब हम बात करते हैं कि पौधशाला, आपने कहा कि हमें नर्सरी बनानी है, तो पौधशाला निर्माण के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कैसे शुरू करें? कोई भी किसान अगर करना चाहता है, अगर मान लो वो नर्सरी ही लगाना चाहता है और अपने पौधे बाद में बेचना चाहता है, तो वो कैसे नर्सरी अपनी आरंभ करेगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि नर्सरी जो होती है खेतीबाड़ी का एक आधार है जी। जब हम अच्छी पौध तैयार करेंगे, उसी से हमारा खेत जो है वो भरा पूरा होगा। अगर अच्छी पौध होगी, अच्छी किस्म का जो पौधा लगेगा, तो हमारी जो फसल भी अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो उसको हम नकदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे किसान की आय बढ़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी जितना बीज का, अच्छा बीज का होना ज़रूरी है, और उसकी सीड ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट दो प्रकार से की जा सकती है। या तो आप, अगर आप केमिकल के माध्यम से खेती कर रहे हैं, तो आप इसमें बेबिस्टिन वगैरह से इसकी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप इसकी जो इसका एक है वो बीजामृत के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसके पश्चात इसको जो जहाँ आपने नर्सरी देनी है, वो जो स्थान है नर्सरी का, वो इस तरीके से बनाया होना चाहिए। जैसे मान लो आप छोटी नर्सरी देना चाहते हैं, तो 1 मीटर बाई 3 मीटर का एक बेड तैयार कर सकते हैं। बेड ऐसा होना चाहिए जो ज़मीन से लगभग 6 इंच या 9 इंच की ऊंचाई तक उठा हो, ताकि उसमें आसपास की जो पानी वगैरह का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। और ऐसी जगह होनी चाहिए वहाँ जहाँ एक प्रॉपर धूप लगती हो। तो इस प्रकार से अगर हम उसमें 1-2 बार प्लोइंग करते हैं, उसके बाद हम उसमें नर्सरी की बिजाई कर सकते हैं। तो जैसे बीज बोने की विधि जब आपने बात की, तो आपने कहा कि ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट की केमिकल्स के अलावा एक आपने कहा कि जीवामृत की विधि है। उसके अलावा जब हम बीज की बीजारोपण की बात करते हैं, तो किस समय में रहता है? जो विदेशी सब्जियां हैं और पहाड़ी सब्जियां हैं, क्या इनका समय अलग अलग है बीजारोपण का? जब हम बीज लगाते हैं इनका नर्सरी में, कोई उपयुक्त जलवायु चाहिए होती है? जैसे हम मंथली, जब हम महीनों की बात करते हैं, तो किस महीने में हम इनको लगाते हैं? जहाँ तक विदेशी सब्जियों का संबंध है, तो ये एक सर्दियों के वातावरण में तैयार होती है। ठंडा वातावरण इनके लिए चाहिए होता है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो हम लगा सकते हैं वो अक्टूबर के बाद, जैसे हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के बाद ठंड, बरसात के बाद जो ठंड आना शुरू हो जाती है, तो जैसे पार्सले है, सेलरी है, ब्रोकली है, या इस प्रकार की जितनी चाइनीज़ कैबेज है, रेड कैबेज है, ये जितनी भी विदेशी सब्जियां हैं, इनको अक्टूबर के महीने से लेकर के मार्च के महीने तक हिमाचल प्रदेश में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। जी, तो जैसे हम पोषक तत्वों की भी बात करते हैं, क्योंकि कोई भी जब हम पौधा लगाते हैं, चाहे वो सब्जियों का है, चाहे कोई दूसरे अनाजों का है, तो उसमें हम देखते हैं कि खाद की आवश्यकता रहती है, पोषक तत्वों की, जिससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं उस पौधे को। तो जो पोषक तत्व प्रबंधन, जिसे हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो किस तरह से किया जाता है इन सब्जियों में? जहाँ तक पोषक तत्व का संबंध है, ये तो जिस प्रकार से इंसान के लिए खाने के लिए चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हमारे पौधों के लिए भी खाने के लिए चाहिए, और एक संतुलित मात्रा में चाहिए। तो इसके लिए अगर आप इसमें FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर की जो हमारी गली सड़ी खाद है, खाद गली सड़ी होनी चाहिए 2-4-5 महीने की, या जो हमारा बर्मी कंपोस्ट है, या हमारा जो दूसरे प्रकार के जो साधन है जो हम डालते हैं खेतों में, वो जो गला सड़ा होना चाहिए, उसको हम प्रॉपर मात्रा में, जिस तरह से वैज्ञानिक जो आपको सलाह देते हैं उसके आधार पर हमें खेतों में मिलाना चाहिए। और उसके बाद जो है, जो हमारी दूसरी खादें हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र में यूरिया आया, 12-32-16 आया, बिजाई के टाइम मैक्सिमम जो है 12-32-16 का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन खादों का इस्तेमाल किया जाता है। जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें आप यूरिया डाल सकते हैं। इसके बाद अलावा जो वाटर
सॉल्युबल फर्टिलाइज़र होते हैं, घुलनशील होते हैं पानी में, उनकी हम उसमें समय समय पर, अगर सब्जियों की फसल है तो उसमें 8 से 10 दिन के अंतराल में उसको हम स्प्रे के माध्यम से अलग अलग मात्रा में, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है उनकी सलाह के अनुसार छिड़काव किया जा सकता है। तो जैसे हम इनमें सिंचाई की बात करते हैं तो विदेशी सब्जियां, क्योंकि पहाड़ी सब्जियों में तो हम ज़्यादातर देखते हैं अमूमन कि पानी जो है वो रेन वाटर जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि वर्षा आधारित हमारी खेती है मुख्य तौर से, तो इसमें क्या सिंचाई का कोई अलग से कुछ प्रावधान करना चाहिए, या सिंचाई जो है वो ड्रिप इरिगेशन जैसे दूसरे मेथड उनसे होनी चाहिए मेथड से, तो क्या होना चाहिए, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें? जहाँ तक सिंचाई का संबंध है जी, पानी की समस्या आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। पानी तो एक सीमित मात्रा में है, तो निश्चित तौर पर एक पानी की जो समस्या है एक बड़ी समस्या है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको अपने अनुभव की बात बताऊँ तो हमने जो पानी हमारे जो पॉली हाउस है, एक 504 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस है, जितना पानी उसकी वर्षा का उसके ऊपर गिरता है वो हम पूरे का पूरा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके लिए हमने 60,000 स्क्वायर मीटर का 60,000 लीटर का एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया हुआ है। उधर वर्षा का जितना भी जल है उसको हम संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उसी को हम पॉली हाउस में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम फ्लड इरिगेशन की बात करें, वर्षा के जल की बात करें, तो ज़्यादा दिन तक वर्षा तो नहीं होगी, 12 महीने तो आपको हमारे अनुसार वर्षा नहीं होगी, तो हम वर्षा के जल को संग्रहित करके दोबारा से उसी जगह पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा हम लोग करते भी है। जी, आप अपने जो फार्म है जहाँ पे खेत है, हाँ बिल्कुल, हम जो पॉली हाउस के माध्यम से जितना पानी इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और आने वाले कई महीने तक उसी को इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में। तो जैसे सर आपने बताया, हमें पहले बताया था कि एकीकृत कृषि के अंतर्गत आपको एक अवार्ड मिला है, तो वो कौन सा अवार्ड है और उसके बारे में कृपया दर्शकों को बताएं, और आपने क्या उसके अंतर्गत किया है एकीकृत कृषि के अंदर? जी सर, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 2014 तक विदेश में कार्य करता था। विदेश में कार्य करने के बाद मैं जब घर वापस आया तो हमारा परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था। तो 2015-16 में मैंने दोबारा से कैश क्रॉप्स की तरफ आना शुरू किया। तो इसके 5 साल के बाद मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। तो ये मुझे एकीकृत कृषि के लिए मिला, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए। तो एकीकृत कृषि का जो हमारा मॉडल था उसमें हमारे पास जो कैश क्रॉप्स है उसमें 560 स्क्वायर मीटर के 4 पॉली हाउस लगे हुए हैं। और उसके लिए लगभग 2200 स्क्वायर मीटर में हमारा जो ये कर रहे हैं हम खेतीबाड़ी। तो इसके अलावा हमारे पास देसी और विदेशी दोनों किस्म की गाय हैं, गौ पालन कर रहे हैं। तो दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारे पास 25 बकरियां हैं, 25-30 के आसपास जो बकरियां हैं उसका हम कर रहे हैं। साथ में हम मशरूम का भी करते हैं। मशरूम का जो बटन मशरूम है वो हम सर्दियों में करते हैं, और जो ओयस्टर मशरूम है उसका हम गर्मियों में उत्पादन करते हैं। तो साल भर हम बारी बारी से ओयस्टर और बटन दोनों मशरूम का कार्य करते हैं। तो ये हमारा एक एकीकृत खेती का एक मॉडल था। इसके साथ में जो वर्षा का जल है उसको हम संग्रहित करते हैं और उसी को अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो मॉडल था जिसको ICAR से मान्यता मिली, और हमें ICAR के द्वारा 2021 में ये राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। जी, बहुत खूब। और जब हम बात कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे पहले संजय जी कि पोषक तत्व प्रबंधन की हमने बात की कि हम खाद डालते हैं, और विभिन्न प्रकार के जब हम बात करते हैं कि रोग भी लगते हैं इन फसलों में, तो रोग कौन कौन से हैं और रोगों को और कीटों को आप कैसे प्रबंधित करते हैं? क्योंकि कीट भी मुख्य समस्या है आज के समय में। जैसे हम देखते हैं कि परिवेश बदल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है वो चारों तरफ हमें देखने को मिलता है, तो किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं? जहाँ तक रोगों का संबंध है, जब हम काम करते हैं विशेषकर सब्जियों में, तो इसमें ढेर सारे रोग आते हैं। अलग अलग सब्जियों में अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं। तो हमारा जहाँ तक ये रहता है कि हम लोग उसको नेचुरल तरीके से, हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हमारी रहती है कि हम इसको नेचुरल तरीके से करें। जैसे अगर हम नर्सरियों की बात करें तो हम जहाँ पर नर्सरी देते हैं उस स्थान को हम हर बार चेंज करते हैं। एक ही स्थान पर नर्सरी बार बार नहीं देते हैं।
जैसे आपके मैंने पहले आपको बताया कि हम उसकी नमी का भी ध्यान रखते हैं, ऐसी जगह देते हैं जहाँ पर धूप प्रॉपर लगती हो, ताकि अगर उसमें नमी ज़्यादा ना रहे और उससे वो जो जैसे गड़ गलन वाला जो रोग होता है उस तरीके के रोग ना आए। उसमें मैक्सिमम कार्य हम इस तरीके से करते हैं कि उसमें रोगों का कम से कम आना हो। अगर बाय द वे किसी प्रकार की कोई बीमारी उसमें आ जाती है तो हमारी पहली कोशिश रहती है कि हम उसको जो प्राकृतिक में हमारे पास जो साधन होते हैं, घटक होते हैं, उससे दवाइयाँ तैयार करके उनको ठीक किया जाए। अदरवाइज़ अगर मान लो वो तब भी ठीक नहीं होती है तो उसके पश्चात हम केमिकल की तरफ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम कीड़ों की तरफ करते हैं। वैसे सर्दियों में हमारी जितनी फसलें तैयार होती है तो सर्दियों में तो हमारा वातावरण ऐसा रहता है जिसमें कीड़े नहीं पाए जाते हैं, या मतलब अगर हम उसमें थोड़ा ध्यान देते हैं तो नहीं होते हैं। अदरवाइज़ जैसे गर्मी और बरसात की फसलें टमाटर या शिमला मिर्च होते हैं तो उसमें हम पहले प्राकृतिक घटकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास 10 पर्णी अर्क हुआ या अग्नि अस्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन चीज़ों से रोकथाम नहीं होती है तो आखिरी विकल्प के तौर पर हम जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जी, तो जब हम इनमें बात करते हैं कीटों की, तो प्रमुख कीट अगर आप बता सकें कि कौन कौन से आते हैं, आप कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं और उसमें कौन कौन से कीट आपको मुख्य तौर पे मिल जाते हैं? जैसे कि आपने बात की चाइनीज़ कैबेज की बात की आपने, जो चाइनीज़ गोभी है, तो उसमें किस तरह के कीट आते हैं? एक्चुअली चाइनीज़ गोभी जो है वो ये एक सर्दियों की फसल है, तो इसमें कीट बहुत कम आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कीट आता है तो इसमें जो सुंडी होती है इसके पत्ते खाने वाली, वही आती है। तो जहाँ तक सुंडी का संबंध है, ये जो सुंडी होती है एक तितली का एक बच्चा होता है। जब फार्मर अगर उसके 2 बीघे में कोई प्लॉट लगा हुआ है, और मैं समझता हूँ जैसे हम लोग काम करते हैं, तो हम उसकी अगर कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं तो जो तितली आती है और जो हमारे गोभी के पत्ते होते हैं, ये भी गोभी वर्गीय फसल हुई जो चाइनीज़ कैबेज है, तो इसमें के जो पत्ते के निचली तरफे अंडे देके जाते हैं, जो कि आमतौर पर एक पीले रंग के अंडे होते हैं। अगर कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं, देख रेख करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि पत्तों के नीचे अंडे दिए हुए हैं। तो पहली हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम उन अंडों को निकाल करके उनको क्रैश करके या मिट्टी के नीचे दबा दें, ताकि जो उसका जो कीड़ा निकलेगा वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम उसको, जैसे मैंने आपको बताया 10 पर्णी अर्क हुआ या अग्नि अस्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ, इस तरीके से हम कीटनाशक जो तैयार हमने किए होते हैं उनकी स्प्रे करें, ताकि उसमें केमिकल का प्रभाव भी ना रहे और लोगों की सेहत भी अच्छी रहे और ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाए। अगर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही है, मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी हो गई है, तो हमारे पास फिर एक जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है वो आखिरी विकल्प के तौर पर होता है। जी, तो संजय जी, जैसे आपने बताया कि जो ये सब्जियां हैं ये शीत ऋतु में जनरली मिलती है हमें, तो जब हम देखते हैं कि ये तो हमें हर ऋतु में देखने को मिलती है, जब हम बाज़ारों में जाते हैं तो ये ऑफ सीज़न में भी ग्रो करते हैं आपकी, किस तरह से आती हैं, कि या सिर्फ सीज़न टू सीज़न ही ये आप ग्रो करते हैं जब अपने खेतों की बात करें तो? जहाँ तक हमारे खेतों की बात है, हमारे पास 4 पॉली हाउस 2200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया में लगे हुए हैं, तो हमारा जो सामान है वो अधिकतम सामान जो है ऑफ सीजन में ही तैयार होता है जी, क्योंकि सीजन में सब्जियां जो है ज़्यादा मात्रा में आती है जी, जो कीमत है वो कम मिलती है। जी, तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि हमारा जो सामान हो है वो ऑफ सीजन में ही तैयार हो। तो इसके लिए हमारा जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो विदेशी सब्जियां हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि सितंबर अक्टूबर में ये निकलना शुरू हो जाए। जैसे ब्रोकली है, चाइनीज़ कैबेज है, गोभी है, इस तरीके की रेड कैबेज है, सेलरी है, पार्सले है, या तो ये नवंबर से पहले निकल जाए, या फिर इसके बाद नवंबर के बाद इनके रेट जो है दिसंबर जनवरी फरवरी तक कम रहते हैं, उसके बाद मार्च अप्रैल मई तक हम इसको आगे लंबा खींचे, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसान को जो है पैसा मिले। तो इस हिसाब से हम इसको जो सीजन है उसके आगे पीछे पॉली हाउस में तैयार करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। जी, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि आम किसान अगर कोई है जो आपसे प्रेरित होना चाहे, तो वो प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करेगा? मतलब उसको सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं वही प्रशिक्षण देंगे या आप भी देते हैं, या किस तरह से चीज़ें चलती हैं? अगर उसे प्रशिक्षण लेना पड़े इन सब्जियों को उगाने के लिए, तो वो कैसे प्राप्त करेगा अगर कोई आम किसान जुड़ना चाहता है? अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा प्रशिक्षित होना। जी, तो मैं खुद जब विदेश से आया तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से
अलग अलग प्रकार के अनेक प्रशिक्षण हासिल किए, हर एक विषय पर प्रशिक्षण हासिल किए। और जिन विषयों पर मैंने प्रशिक्षण हासिल किए उन विषयों का मैंने अपने फार्म में सफलतापूर्वक एक मॉडल भी विकसित किया। और जिन लोगों ने मुझे प्रशिक्षण दिया था आज वो लोग वहाँ पर अपने जो दूसरे किसान हैं उनको भी भेजते हैं और ख़ुद भी आते हैं और हर बार वहाँ पर आके प्रशंसा करते हैं कि निश्चित तौर पर उन्होंने मुझे जो प्रशिक्षण दिया था मैंने उस प्रशिक्षण को ज़मीन पर उतारा हुआ है। हमारे फार्म में आज प्रतिदिन विजिटर भारी संख्या में विजिटर रहते हैं, काफ़ी संख्या में, और देख के जाते हैं। और जहाँ तक प्रशिक्षण देने की बात है तो हमारे फार्म में जैसे राबे स्टूडेंट है, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के जो छात्र होते हैं वो वर्ष भर आते रहते हैं। एक सेमेस्टर के आएंगे, उसके बाद दूसरे सेमेस्टर के आएंगे। इस प्रकार से पिछले 5 सालों से चल रहा है। जो आत्मा के जो आजकल प्राकृतिक खेती का जो एक दौर चल रहा है पिछले 4-5 साल से, तो आत्मा के जितने भी जो विजिट के लिए भी आते हैं ट्रेनर हमारे पास, और जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण लेने के लिए भी आते हैं, और जो विजिटर आते हैं देखने के लिए उनको भी उसमें एक प्रावधान होता है कि हमें कम से कम उसको आधा घंटा वहाँ पर प्रशिक्षित करना होता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो दूसरे लोग होते हैं या दूसरे जैसे कार्यक्रम होते हैं, गांव में अलग अलग शिविर लगाए जाते हैं, वहाँ पर विभाग के माध्यम से भी हम लोगों को मास्टर ट्रेनर के रूप में भेजा जाता है और हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। जी, मतलब यदि कोई किसान चाहे तो वो आपसे संपर्क कर सकता है अगर उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता हो? निश्चित तौर पर वो हमसे भी संपर्क करता है और संपर्क कर सकता है। और प्रत्येक जिला में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है जिला स्तर पर एक होते हैं तो वहाँ भी संपर्क कर सकता है, और वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी भी होती है। और अगर सीखने की इच्छा हो तो बहुत कुछ वो लोग एडवाइज भी उस तरीके से करते हैं कि किसान जो है अपना एक अच्छा मॉडल स्थापित कर सकता है। जी, जैसे संजय जी, जैसे राष्ट्रीय एक हमारे पास हेल्पलाइन है जो टोल फ्री नंबर रहता है जो किसानों के लिए है अपने डेडिकेटेड रूप से, तो वो है 1800-180-1551। तो क्या आपने इस नंबर पे कभी फ़ोन किया है, कोई सहायता प्राप्त की है, या आप दूसरे किसानों को प्रेरित करते हैं कि आप इस पे जाके अपनी क्वेरी जो है वो उनसे साझा करें? बिल्कुल जी। जहाँ तक दूसरे किसानों को प्रेरित करने की बात है, मैं निश्चित तौर पर ऐसे किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र तक पर्सनली नहीं जा सकते उन लोगों को इस नंबर पर अवश्य संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है कहीं ना कहीं जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से, स्थानीय जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है उसके वैज्ञानिकों के पास ही आते हैं। परंतु मैंने आज तक इस नंबर पे संपर्क नहीं किया है, क्योंकि हम जो है हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र मंडी है वो हमारे घर से 6-7 किलोमीटर के दायरे में आता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र से हमने संपर्क करके ही अपना फार्म स्थापित किया था। हम प्रतिदिन उनके संपर्क में रहते हैं, तो मैंने आज तक संपर्क नहीं किया, लेकिन वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। पर मैं दूसरों किसानों को ज़रूर ये एडवाइस दूंगा कि वो लोग इस नंबर पर अवश्य संपर्क करें। अगर किसी प्रकार का उनको प्रशिक्षण चाहिए या कोई सलाह चाहिए तो अवश्य संपर्क करें, ये बहुत ही फायदे का काम है। जी, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर आपने अपने यहाँ जो आप सब्जियां हैं जो उगाते हैं तो आप उनको ऐसे ही बेच देते हैं मार्केट में, कि या फिर कुछ पैकेजिंग प्रोसेसिंग का भी कुछ काम है आपके अपने फार्म में? हाँ बिल्कुल, जो हमारी चीज़ें जैसे लंबे समय तक चलने वाली है उनकी हम पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अलावा जो हमारी चीज़ें ऐसी है जैसे सब्जियां हैं उनको हमने अपने साथ एक मार्केटिंग नेटवर्क में विकसित किया हुआ, जिसमें हमारे साथ 150 से 200 परिवार जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से हम, क्योंकि सब्जियां जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो हम अपने उन परिवारों को साथ जोड़ के उन्हीं को अपनी सब्जियां सप्लाई करते हैं। अगर हमारी सब्जियां मान लो हमने 6 दिन उनको दी, हफ्ते के सरप्लस हो गई, तो उसके हमारे जो शहर है सुंदरनगर, वहाँ पर एक किसान मंडी लगती है हर रविवार को। जितना भी सरप्लस हमारा जो प्रोड्यूस होता है हम किसान मंडी के माध्यम से लोगों को बेचते हैं। वहाँ पर जो बिचौलिया है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। बिचौलिया का जितना हमने उसको कमीशन देनी थी या बीच में उसकी जो कमाई होनी थी वो ख़त्म हो गई। वो हम सीधे जो हमारा अंतिम उपभोक्ता है उसको बेचते हैं, और जो लाभ है उसको हम लोग कमाते हैं। जी, जैसे हम आपने एक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार की बात की, तो उसके अलावा क्या आपको राज्य सरकार ने भी कोई प्रोग्रेसिव फार्मर के रूप में, कोई प्रोत्साहन के रूप में कोई सम्मानित किया है किसी अवार्ड से? फिलहाल मुझे राज्य सरकार से कोई नहीं मिला है, लेकिन जो पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय है उसने मुझे एक उन्नत किसान और कृषि दूत सम्मान से सम्मानित किया हुआ है। जी,
तो जब हम आय की बात करते हैं तो आय की वृद्धि के स्रोत के रूप में हम भी देखते हैं इन सब्जियों को, विदेशी सब्जियों को। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे बाकी किसान भाइयों को कि वो इसके आय के लिए कैसे काम करें इसमें? जहाँ तक मैं अपने फार्म की बात करूँ तो इसमें जब हम लोग पारंपरिक फसलों जैसे धान, गेहूँ, मक्का पर काम करते तो हमारे अपने परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होता था। लेकिन परंतु जब हमने जो कैश क्रॉप्स की तरफ जो पिछले 5-6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा इसका जो ये था जो आय की वृद्धि की जहाँ तक बात थी तो हम कम से कम इसमें सालाना कोई 10 से 12 लाख रुपए की सेल करते हैं और उसमें जो कमाई रहती है 5 से 6 लाख की रहती है। तो निश्चित तौर पर किसानों की इससे आय बढ़ी है। जी, निश्चित तौर पे आय बढ़ी है। और संजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।